हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई और स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हमने सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी हमने फिनिश किया। थियरी पार्ट हमने जितने भी थे सबने कवर किया है। वॉट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। स्टेट बोर्ड के बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स है हम वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझे तो उसके लिए इस वीडियो में बने रहें। सो यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी का पेज नंबर 29 के क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ये इस तरह से है कि एन इलेक्ट्रिक पंप हैज पावर ऑफ 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट्स। तो यहाँ पे 2 किलोवाट और एवरी मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स वॉट आर न्यूमेरिकल्स, इफ यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स वी हैव टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल इन 5 स्टेप्स। तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए डेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिए गए हैं तो आप सबसे पहले देखो पावर दिया हुआ है। पावर को हम कैपिटल पी से लिखते हैं जो है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट को हम लोग लिख सकते हैं 2000 वॉट। अगला जो दिया है टाइम, टाइम भी दिया, मिनट दिया है। एवरी मिनट मतलब 1 मिनट दिया है, हर मिनट में बोल रहा हूँ। टाइम दिया 1 मिनट और आप सबको पता है 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। क्यों सेकेंड्स में कन्वर्ट किया? क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड्स है। और नेक्स्ट दिया है हाइट, मीटर्स। तो ये सारी चीजें हैं डेटा में। तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए टू फाइंड। हमको फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट। पानी जो मोटर है या जो पंप है हर मिनट में कितना पानी लिफ्ट करेगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है उसका मास ऑफ वाटर। कितना किलो का पानी मोटर 1 मिनट में लिफ्ट कर देगा, ये हमको निकालना है यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है फॉर्मूला। फॉर्मूले में होना क्या चाहिए? अगर हमको पावर दिया है तो पावर की फॉर्मूला यूज होगा। आप सबको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वी नो दैट से और उसके बाद हम लिख देंगे जस्ट फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमको एक बात समझना है, सिंस हमने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? एनर्जी के बराबर रहेगा। क्योंकि ये एनर्जी ही एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हाउ मच वर्क आई एम एबल टू डू। मैं कितना वर्क मैं कर पाऊंगा, ये कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी डिसाइड करेगा। तो अब जब मैंने पानी को लिफ्ट कर लिया, पानी का तो हमको मास निकालना है। जब पानी को जमा करूंगा तो पानी के पास कौन सा, पानी एक जगह पर रुका रहेगा। when water is stationary that water will possess a kinetic energy। मतलब बोल सकते हो यही वर्क डन, या ऐसा बोल सकते हो सिंस water is at rest therefore work done will be in the form of potential energy। वर्क डन किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो जो मेरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चेंज होके बनेगा पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। अगर यहाँ से और समझाने का ट्राई करो तो आप बोल सकते हो जो वर्क डन आपने लिखा है वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। पावर कितना दिया है?
तो फिर देखो इसको एलाबरेट कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, और टाइम को हम t से लिखते हैं। आपको पता है पावर कितना दिया है 2000, पावर दिया है 2000। मास अपने को निकालना है, मास g, स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8। हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है 10 अपॉन टाइम भी दिया है 60 सेकेंड्स, टाइम दिया है 60 सेकेंड्स। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और आप जब इक्वेट करोगे इनको तो ये बनेगा 2000 इंटू 6 डिवाइड बाय 9.8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 122.5 kg। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप बचा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं आंसर। आंसर में लिख दोगे द पंप will lift 1224.5 kg of water every minute। हर मिनट कितना पानी आएगा 1224.5 kg। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए लिख देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब वो कपड़े प्रेस करते हैं वो वाला आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स। बोला है कि एक आयरन है जिसका पावर 1200 वॉट का है और उसको डेली कितना आधे घंटे के लिए यूज किया जा रहा है। तो हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आपको बोला ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बोला है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसको मेजर किया जाता है kWh में। हमने पढ़ा है kWh का मतलब ही होता है यूनिट, मतलब 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी, और भी हमने देखा था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड को हमने कहीं पे जूल बोला था, तो हमको ये सारी चीजें याद रहनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा। डेटा में सबसे पहले पावर दिया है 1200 वॉट, टाइम भी दिया हुआ है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स दिया तो हम 30 मिनट्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के, सॉरी 60 के सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये हो जाएगा 6 3 1800 सेकेंड्स। टाइम हो गया 1800 सेकेंड्स का। अच्छा, अगर आप देखने जाओगे तो इसमें बोला है कि कंजम्पशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो अप्रैल होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है। आपने सीखा रहेगा ऐसा काउंट करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल 30 डेज का होता है। तो 30 डेज का होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 30 मिनट्स फॉर 30 डेज के लिए यूज हो रहा है इंटू 30। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 3 54 होता है। मतलब टोटल अप्रैल महीने में इतना सेकेंड्स के लिए चल रहा है, तो हमको इतने सेकेंड्स के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वही हमें निकालना है। नेक्स्ट है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है कंजम्पशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने में कितना कंजम्पशन हुआ है वही हमको निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना हुआ है, फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। फॉर्मूला है, अगर पावर दिया तो पूछते हैं क्या करने का, पावर का फॉर्मूला लिख दो आप। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर कितना होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वी नो
देन वी नो दैट के बाद हमें फॉर्मूला लिख लेना है, और फॉर्मूला में क्या लिखना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। देखो पावर को पीस, पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 1200, वर्क डन अपने को निकालना, वर्क डन मतलब एनर्जी हो जाएगा ना, अरे वर्क डन की जगह पे मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो निकालना है अपने को, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। और टाइम है हमारे पास, टाइम कितना है 454000। अब यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 इंटू 54000 हो जाएगा, 000। इसी को आप लिख सकते हो 12 इंटू 54 इंटू 10 पावर 5, 30, और यहाँ पे इतने हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पावर 5 आएगा, तो इतना आ रहा है। अभी आप देखोगे तो पावर का यूनिट वॉट होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड्स होता है, तो हमने जो निकाला ये आया है वॉट सेकेंड्स, इसी को हम लिख सकते हैं 648 इंटू 10 पावर 5 जूल। लेकिन हमने यहाँ पे देखो देखा था कि 1 किलो वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन और भी पढ़ा था कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। तो अपने को 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना ना, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 648 इंटू 10 पावर 5 जूल को आप डिवाइड करोगे 3.6 इंटू 10 पावर 6 है। थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डेसिमल और यहाँ पे पावर 6 कर दोगे, ऐसा करके आंसर आएगा। और जब आप इनको कट करने जाओगे तो यू विल गेट द आंसर KWH, मतलब आया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कैसे आया, हमने देखा यहाँ पे ऊपर जूल था और हमने एक जूल से डिवाइड किया, ये किसके बराबर आ जाएगा, KWH के बराबर आ जाएगा। जब KWH के बराबर आया मतलब हमने देखा कि KWH किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 18 यूनिट्स। तो हमारा जो अप्रैल मंथ में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन रहेगा वो कितना रहेगा, 18 यूनिट्स। अब हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप बचा है आंसर, तो हम लिख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल total 18 units of electrical energy will be consumed, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ द एनर्जी ऑफ बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर के हाइट से कोई अगर एक बॉल गिर रहा है तो उसका एनर्जी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, कितने से रिड्यूस हो जा रहा है, 40% से। तो हाउ हाई विल इट रीबाउंड, मतलब क्या बोला है इसमें, दे हैव टेकन अ बॉल, एक बॉल लिया और इस बॉल को सर्टेन हाइट पे रखा है, अगर सर्टेन हाइट पे रखा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद जब ये ग्राउंड से टकराया, टकराने के बाद इसका 40% एनर्जी रिड्यूस हो गया। मतलब अगर 100% पोटेंशियल एनर्जी था तो 40% पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, तो बचा कितना उसके पास, 60%। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना हाई जमीन से टकराने के बाद कितना रीबाउंड करेगा, वही हमको निकालना है। तो पहला स्टेप जो होना चाहिए डेटा का, तो डेटा क्या क्या दिया है इसके अंदर, पहला डेटा दिया है हाइट, द फर्स्ट डेटा इज गिवन एज हाइट विच इज 10 मीटर। अगला एक चीज और दिया है कि कितना रीबाउंड होगा, मतलब टकराने के बाद कितना ऊपर तक उठेगा। पहले इतना ऊपर तक था, यहाँ से छोड़ा मैंने, गया नीचे, फिर यहीं तक उठ के आ रहा है,
मतलब इस पोजीशन पे भी क्या रहेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसमें बोला है पोटेंशियल एनर्जी हम 2 बोल सकते हैं उसको। जो पोटेंशियल एनर्जी 2 है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 1 जो था उसमें से माइनस हो जा रहा है, और कितना माइनस हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का 40%। कितना माइनस हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का 40%। मान लीजिए 100% था, 100 में से 40% माइनस हुआ। जैसे इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी PE माइनस 1, और यहाँ पे लिख सकते हो 40% मतलब हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.4 पोटेंशियल एनर्जी। 40% मतलब हो जाएगा ये ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1। पोटेंशियल एनर्जी 1 का कितना परसेंट रह जाएगा, बस 60% रह जाएगा। और भी अगर इसको एलेबोरेट करें तो जैसे आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 1 कॉमन हो गया दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचेगा 0.4। 0.4 को लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, बचेगा 0.6, और 0.6 को ही आप लिख सकते हो 60 डिवाइड बाय 100, और 60 डिवाइड बाय 100 को ही आप लिख सकते हैं 60%। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी 2 बचा है, पोटेंशियल एनर्जी 2 कितना है, 60% बचा है। तो ये हो गया डेटा का। जो अगला स्टेप होगा वो होगा टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। हाइट फाइंड आउट करना है h2। h2 कितना रहेगा। 2 स्टेप हो गया, तो थर्ड स्टेप होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है इसलिए हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। कैलकुलेशन पे आते हैं, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या लिखना है, वी नो दैट। हमको क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे 2 कंडीशन ले लेते हैं, एक बार इनिशियल और एक बार आफ्टर रीबाउंड। तो लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, क्या इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, PE1 इज इक्वल टू mgh, ये था। इसको दे दो आप इक्वेशन 1, एंड आफ्टर रीबाउंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, रीबाउंड होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, वो बनेगा 60%, वो रहेगा PE2 mgh के बराबर है, ये हो जाएगा 2। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी 2 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू mgh, अच्छा mgh1 mgh2 लिख दो, यहाँ पे mgh2 और यहाँ पे mgh1 रहेगा। सिंस हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी 2 किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी 2 किसके बराबर है, 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1, यहाँ पे आ जाएगा 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1, नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी 1 है ही, mgh2, यहाँ से mg और यहाँ से mg कैंसिल, यहाँ पे बचेगा h2, यहाँ पे आएगा h1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। 60% को जैसे हमने बोला 60 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, h2 अपने को निकालना है और h1 दिया है 10, h1 आया ना 10, हम सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा h2 इज इक्वल टू 60 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 1060 कैंसिल हो जाएगा। हाइट आएगा अपना 6, और यह अगर पहला हाइट मीटर में दिया है, सेकेंड वाला हाइट किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर आएगा। तो बोला है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड द बॉल विल रीबाउंड एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर।
पहले मान लो पहले अगर 10 मीटर का हाइट था, तो अब टकराने के बाद उसका 40% एनर्जी लॉस हो गया। 40% एनर्जी लॉस होने के बाद वो कहाँ तक उड़ के आएगा? 6 मीटर तक ही उड़ के आएगा। इसका जो लास्ट का आंसर है आप लिख सकते हो, द बॉल विल rebound at a height of 6 मीटर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर डी, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना आप। इसमें बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। मतलब हमको अपना डेटा मिल गया। हमको क्या मिल गया? डेटा। डेटा क्या है? 3 चीजें दी गई हैं। तो पहला है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। ऐसा लिखो, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन बताता हूँ मैं, कि जब भी आपको कोई किलोमीटर पर आवर में कंसेप्ट दिया रहेगा, यहाँ पे देखा ना, जब भी कोई कंसेप्ट किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको इसको कन्वर्ट करना रहता है मीटर पर सेकंड में। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है? 3600 सेकंड्स होते हैं। इसको जब आप कट करोगे तो आएगा 5/18। मतलब अगर डायरेक्टली आपको 1 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है, आप क्या करोगे? उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँगा? 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे लिख दिया मीटर पर सेकंड। मुझे पता है 18 त्रिज्या क्या होता है? 54, और 3 फाइव कितना होगा? 15, तो आएगा 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। दूसरा दिया है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दिया है v, और वो है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी जब आप कन्वर्ट करोगे तो सेम 72 को एज इट इज रहने दो, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया अपने पास? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और तीसरा डेटा दिया है मास। मास ऑफ व्हीकल, मास कितना दिया है? 1500 kg। सारे यूनिट्स हमको किस में मिल गए? MKS में मिल गए। तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए टू फाइंड। टू फाइंड में अपने को क्या निकालना है? वर्क डन। अपने को निकालना है वर्क डन। और यहाँ पे अगला स्टेप होना चाहिए फॉर्मूला। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। अब हमने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे ना कहीं पे फोर्स है ना ही कहीं पे डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमने एक कंसेप्ट और भी देखा है कि जो वर्क डन रहता है, वर्क डन डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर। वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनर्जी के ऊपर। तो ये वर्क डन जितना एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी कैसा है? चेंज इन एनर्जी। जितना एनर्जी चेंज होगा उतना ही क्या होगा? वर्क डन होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वही क्या रह जाएगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। वही हमारा क्या बन जाएगा? वर्क डन बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कैलकुलेशन। ये समझना, ये फॉर्मूला हमने बस बनाया है। हमको पता है कि वर्क डन डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जितना एनर्जी चेंज होगा वही क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले लिखना है वी नो दैट, और सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी चेंज करते हैं तो हम बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर जो वर्क डन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। इसको आप साइड में रखो, दोनों जगह पे हाफ एम कॉमन है, अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ एम, एम का वैल्यू कितना है, मास कितना दिया है 1500, वी स्क्वायर, वी कितना है हमारा, वी कितना है 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना आया 15 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1500, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 175। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वर्क डन मिलेगा 131250 जूल। हमको पता है वर्क डन का एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर डी के लिए। लेकिन हमारा लास्ट वाला स्टेप बाकी है जिसको हम हमेशा लिख रहे हैं आंसर। तो लिख सकते हैं द वर्क डन बाय कार इज 131250 जूल। कार ने इतना वर्क डन किया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिए। आपको थोड़ा सा बस ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना है। आप जितना जल्दी ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे उतना ही क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। ये हम हमेशा क्यों बोल रहे हैं क्वेश्चंस 5 स्टेप में सॉल्व करने के लिए, कि सपोज ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क का है, ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो अगर आपने डेटा लिख दिया तो यू विल गेट अ हाफ मार्क्स ऑन डेटा, half marks on to find, half marks on formula, 1 mark for calculation and another half marks for answers. So by this way you will get a total 3 marks. If you ever miss any of step you will lose a marks ultimately. तो आपका मेनली ट्राई ये होना चाहिए कि मैं अगर 5 स्टेप में बता रहा हूँ तो आपका प्रॉब्लम्स, आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो 5 स्टेप में ही सॉल्व होनी चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ई पे, जो है रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। रवि क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी एक बुक पर, और बुक डिस्प्लेस हो रही है। कितने से डिस्प्लेस हो रही है, 30 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो रही है। और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसलिए कंसेप्ट दिया है क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन, हमने पढ़ा है वर्क डन, और वर्क डन के हमने टाइप पढ़े हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। हमने 3 टाइप के वर्क डन पढ़े हैं। तो बोला है कि अगर जिस टाइप में फोर्स लगा रहा है और जो बुक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, तो हमने पढ़ा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो मेरा वर्क डन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन रहेगा। पॉजिटिव वर्क डन मतलब इसका जो आंसर रहेगा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन रहेगा हमेशा। तो चलो देख लेते हैं इसका क्या है। तो पहला चीज होगा डेटा, हमें डेटा लिखना है। डेटा क्या दिया, फोर्स पहला दिया है, फोर्स एफ कितना दिया है 10 न्यूटन का। अगला दिया है डिस्प्लेसमेंट, मूव मतलब डिस्प्लेसमेंट ही ना, डिस्प्लेस से कितने हुआ 30 सेंटीमीटर। एक चीज बस याद रखना, न्यूटन तो एमकेएस है लेकिन सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस है। तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, ये बन जाएगा 30 इंटू 10 पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये 2 चीजें दी गई हैं। अगला स्टेप हो जाएगा टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमने, अपने को फाइंड आउट करना है वर्क डन। इसके बाद आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो है कैलकुलेशन। और हमने पढ़ा है कैलकुलेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में सबसे पहला हमारा वर्ड होना, सेंटेंस होना चाहिए, वी नो दैट। और उसके बाद हमको फॉर्मूला लिखना रहता है। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
तो आप इसको ट्राई करेंगे फुल लिखने के लिए। वर्क डन, तो यहाँ पे बन जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू एच, देयरफॉर W इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास, F है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 इंटू 10 पावर माइनस 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो इसी को आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। 100 को मैंने क्या किया 10 पावर 2 में लिख दिया, तो ये 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा W इज इक्वल टू 3 जूल। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ जाएगा हमारा 3 जूल का। तो हमारा ये 4 स्टेप हो गया, हमारा 5वां स्टेप होना चाहिए, तो लिख सकते हो द वर्क डन बाय रवि इज 3 जूल। रवि ने कितने का वर्क डन किया है, 3 जूल का वर्क डन किया है। यहाँ तक हमने अभी तक हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 2 का जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी थ्योरी टॉपिक्स थे, हमने सब कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपको कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से अपनी समस्याएं कमेंट करिए, हम उसका जल्दी से जल्द सोल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।